हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एबीजी के बारे में। देखिए, एबीजी उन लोगों को बहुत अच्छे से पता होगी जो कि आईसी में वर्किंग है और इमरजेंसी में वर्किंग है। तो उन लोगों को पता है इसके क्या मायने होते हैं, कितनी ज्यादा ये इम्पोर्टेंट होती है। तो आज हम देखना सीखेंगे कि एबीजी होती क्या है और कैसे हम डायग्नोज बनाते हैं। एबीजी देखना बहुत ज्यादा मस्ट है, क्योंकि आपको पता है जितने भी क्रिटिकल केसेस होते हैं आईसी में, इमरजेंसी में, तो उनके लिए हम एबीजी जरूर ही करना प्रेफर करते हैं। चलो तो आज देखते हैं हम कि एबीजी में होता क्या है और क्या-क्या वैल्यूज हमें देखनी होती है, उन वैल्यूज को देख के हमें कैसे डायग्नोज बनाना होता है। तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, जैसे कि आप देख रहे हो कि वाई एबीजी इज इम्पोर्टेंट। एबीजी क्यों इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। हम किसी भी पेशेंट की एबीजी थोड़ी कर सकते हैं। एबीजी का कुछ इम्पोर्टेंट रोल होता है, तो वो पता होना जरूरी है। तो देखिए क्या है भाई, फर्स्ट लाइन हमारी, एबीजी इज इम्पोर्टेंट एंड क्विकेस्ट वे टू चेक ए पेशेंट ऑक्सीजनेशन, वेंटिलेशन एंड एसिड बेस बैलेंस। मतलब क्या बोल रहे हैं कि देखिए, एबीजी जो है हमारी वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और क्विकेस्ट वे है जानने का, चेक करने का, क्या पेशेंट के अंदर क्या क्या चीजें देखने का। ऑक्सीजनेशन कैसा है पेशेंट का, ऑक्सीजनेशन कैसा चल रहा है, वेंटिलेशन कैसा है पेशेंट का, एंड एसिड बेस बैलेंस, मतलब पेशेंट एसिडिक है या फिर एल्कलोसिस में है। ये सुना होगा ना आपने, एसिडिक और एल्कलोसिस। तो उसको भी हम देख सकते हैं। ठीक है, क्या है भाई, ऑक्सीजनेशन देखेंगे, वेंटिलेशन देखेंगे पेशेंट का, और एसिड बेस बैलेंस देखेंगे एबीजी के अंदर। तो ये इसका इम्पोर्टेंट रोल है, इसलिए हम करते हैं एबीजी। ओके, नेक्स्ट लाइन क्या है देखिए, इट इज असेंशियल इन आईसीयू। जो कि मैंने आपको फर्स्ट लाइन बताई है, ये असेंशियल है आईसीयू के अंदर, इमरजेंसी के अंदर एंड क्रिटिकल केयर केसेस। जितने भी क्रिटिकल केयर केसेस होते हैं उनके अंदर ये बहुत ही ज्यादा असेंशियल है, करना जरूरी है। इसी की वैल्यू से हम समटाइम पेशेंट का डायग्नोज बनाते हैं। ओके, देन जो हमारी सेकेंड लाइन क्या बोल रही है देखिए, एबीजी पैरामीटर्स में हमें क्या क्या देखना होता है। इफ ब्लड इज एसिडिक और एल्केलोसिस, सो उसकी आपको नॉर्मल रेंज पता होनी चाहिए सबसे पहले, कि ब्लड जो हमने लिया है, जो कि हम मशीन में चेक कर रहे हैं उसका, वो एसिडिक है या एल्केलोसिस है। वो कैसे पता चलेगा हमें, पीएच से। तो सबसे पहली लाइन आप जो एबीजी के अंदर देखते हो वो होता है पीएच, और पीएच की हमें नॉर्मल रेंज पता होनी चाहिए। देखिए, जो नॉर्मल रेंज होती है हमारे पीएच की 7.35 टू 7.45, ये हमारी नॉर्मल होती है। ठीक है, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि पेशेंट एसिडिक है या एल्कलोसिस में है। तो यहाँ पे है देखिए, अगर 7.35 जो इन्होंने बोला है, 7.35 से अगर कम जा रही है, ये तो नॉर्मल है 7.35 टू 7.45, लेकिन अगर 7.35 से भी कम जा रही है तो क्या है, पेशेंट एसिडिक है, एसिड बन रहा है उसके अंदर। ठीक है, समझिए, 7.35 से अगर कम है तो पेशेंट क्या है, एसिडिक में है। अगर 7.45 जो इन्होंने बोला है, अगर उससे ज्यादा है तो क्या है, पेशेंट एल्केलोसिस में है वही। तो पीएच से हमें पता चल जाएगा क्या, कि पेशेंट एसिडिक है या फिर एल्केलोसिस में है अभी। ये चीज अंडरस्टूड होगी होगी कि पीएच 7.35 टू 7.45 होता है, लेकिन अगर 7.35 से नीचे जाता है तो एसिडिक है, एसिड बनना स्टार्ट हो गया है, और 7.45 से ऊपर जा रही है उसकी रेंज तो पेशेंट एल्कलोसिस में है। ठीक है, इतनी चीज समझ आ गई होगी। फिर क्या है भाई हमारा नेक्स्ट पॉइंट, और क्या देखेंगे हम एबीजी के अंदर, PaCO2। PaCO2 का क्या रोल रहता है देखिए, इसमें हम क्या देखेंगे, रिफ्लेक्ट रेस्पिरेटरी स्टेटस, CO2। पीए छोड़ दो, CO2 देख लो। CO2 पेशेंट के अंदर बढ़ गई है तो क्या मतलब है कि रेस्पिरेशन से मतलब हो रहा है, सांस से, है ना, हमारे फेफड़ों से, हमारे लंग्स से। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे, PaCO2 हमें क्या बता देता है, पेशेंट का रेस्पिरेटरी स्टेटस क्या है। तो इसकी भी जो नॉर्मल रेंज रहती है हमारी, वही 35 से 45 mmHg। ठीक है, तो जो हमारा रेस्पिरेटरी स्टेटस हम चेक करेंगे, PaCO2 हमारा कितना होना चाहिए नॉर्मल रेंज में, 35 से 45। ठीक है, ये अंडरस्टूड हो गई है। अब हमें एबीजी में ये देखना है कि जो PaCO2 आया है वो इस रेंज से ऊपर आया है या फिर नीचे आया है, तो उस बेस पे डायग्नोज हम पेशेंट का बनाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमें क्या देखना होता है एबीजी के अंदर, HCO3। HCO3 मतलब क्या हो गया देखिए, HCO3 जब हम देखेंगे तो उसके अंदर हमें क्या बताएगा, HCO3 हमें क्या बताता है, HCO3 हमें बताता है मेटाबॉलिक स्टेटस, कि पेशेंट का जो मेटाबॉलिक स्टेटस है वो कैसा है। HCO3 का मतलब होता है बाइकार्ब।
जो बाइकार्बोनेट हम देते हैं, सोडा बाइकार्बोनेट, ये उस स्टेटस को बताता है। तो उसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है बाइकार्बोनेट की? 22 से 26। ठीक है, तो अब हमें ये नॉर्मल रेंज तो पता चल गई है पेशेंट की कि भाई अगर पीएच 7.35 टू 45 5 है तो वो नॉर्मल है, अगर उससे कम है तो एसिडिक है, उससे ज्यादा है तो एल्केलोसिस में है। फिर है PaCO2 मतलब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो पेशेंट की वो कितनी है? 35 से 45 होनी चाहिए, लेकिन अगर ज्यादा बढ़ रही है इसका मतलब पेशेंट को रेस्पिरेटरी दिक्कत है। ठीक है, अगर भाई हम देखेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो मतलब ये क्या है? सोडा बाइकार्ब है, ये कम है तो मतलब हमें सोडा बाइकार्ब देना है पेशेंट को। फिर एक लास्ट लाइन हमारी और होती है, वो क्या देखते हैं हम उसमें? PaO2 या SaO2 आप देखोगे एबीजी के अंदर, उसमें लिखा होता है PaO2 आप देखोगे, तो ये बताते हैं हमें ऑक्सीजनेशन लेवल कितना है पेशेंट का। ठीक है, तो ये 4-5 चीजें देख के हम पेशेंट का डायग्नोज तय कर सकते हैं कि पेशेंट इस चीज में है। और वो एक अलग चीज हो गई कि कैल्शियम पता होना चाहिए, मैग्नीशियम पता होना चाहिए, उनकी तुम्हें नॉर्मल रेंज पता होनी चाहिए। और एबीजी में जब तुम देखोगे कि ये नॉर्मल रेंज में है या फिर कम है या ज्यादा है, तो वैसे ही हम उसकी करेक्शन कर देते हैं, वो चीज तो आप कर ही लोगे। ठीक है, फिर है अब हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं एबीजी को करके। देखिए, जो हम पीएच चेक करते हैं वो एसिडिक और एल्कलोसिस के लिए चेक करते हैं। PaCO2 जैसे कि मैंने बताया है कि रेस्पिरेटरी स्टेटस चेक करेंगे हम, कोई इशू तो नहीं है। चेक करेंगे हम उसका बाइकार्ब की मेटाबॉलिक इशू है या नहीं। लास्ट में हम बात करेंगे चेक फॉर कंपोजिशन कि क्या अदर सिस्टम एडजस्टेबल हो रहा है या नहीं। एंड असेस करेंगे ऑक्सीजनेशन लेवल जो हम PaO2 से करते हैं एंड SaO2 से। देन अब मैं आपको सिखाऊंगी एक एबीजी जो कि मैं इस पे दिखा रही हूँ आपको स्क्रीन पे, तो आप वो देखो आप उससे क्या स्टेटस बना सकते हो। देखिए, जो हमारा पीएच है वो इसमें दिया है 7.25, तो मैंने नॉर्मल रेंज कितनी बताई थी? 7.35 टू 7.45, तो 7.25 है ये, तो ये क्या है भाई? कम है, मतलब एसिडिक है पेशेंट, है ना। 7.25 है तो मतलब एसिडिक, एसिड बन रहा है पेशेंट के अंदर। और PaCO2 कितना है भाई इसका? 60, मतलब हाई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। 60 है, ज्यादा बढ़ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड मैंने कितनी बताई थी? 35 से 45 बताई थी मैंने, है ना। PaCO2 तो ये भी ज्यादा है, मतलब ये भी बढ़ रहा है, तो रेस्पिरेटरी दिक्कत भी है उसको, है ना। और ये है हमारा मेटाबॉलिक मतलब बाइकार्ब कितना है? HCO2 तो 24 आ रखा है, मतलब ये ठीक है। 22 से 26 तक मैंने आपको बताया था, तो उसी की रेंज के बीच में है ये, तो ये नॉर्मल है। तो क्या बन गया हमारा डायग्नोज? देखिए पीएच क्या है, क्या हो गया? पीएच एसिडिक हो गया है, पीएच हमारा एसिडिक बन रहा है, 7.25 आ रहा है। और वहीं पे PaCO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड क्या बन रही है हमारी भाई? रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कोज कर रही है। तो डायग्नोज क्या बन गया हमारा? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, तो ऐसे हमें डायग्नोज बनाना है। अगर वहीं पे ये हो जाता, देखिए जो HCO2 जो है हमारा, वो हमारा हो जाता अगर 20 या फिर 18 आता है, तब इसमें क्या बनाते हैं हम? और पीएच हमारा 7.25 आता है ना, और CO2 जो है हमारा वो 45 रहता, तब क्या बनता? तब हमारा क्या बनता? देखिए मेटाबॉलिक एसिडोसिस, तब हमारा डायग्नोज बनता मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो ऐसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी एबीजी क्या कह रही है, हमें क्या देने की उसको जरूरत है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इन केसेस में हमें ट्रीटमेंट कैसे देना होता है। तो बहुत इजी है, आई होप आज आपको ये समझ में आई होगी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इसके पार्ट 2 में कि कैसे हम मैग्नीशियम, कैसे हम कैल्शियम, कैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब जितने भी पैरामीटर्स उसके अंदर आएंगे उनको हम कैसे करेक्ट करते हैं, कैसे हम उसके अंदर पोटेशियम देखेंगे, है ना। ये सारी चीजें भी तो देखनी होती है ना। आपने देखा है ना कि आपको डॉक्टर देख के बताता है कि इसको पोटेशियम दे दो, तो कैसे, हाउ, तुम्हें पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या कम आया है और कैसे हमें इसे देना है और कितनी क्वांटिटी में देना है। सिर्फ यही नहीं कि कैसे देना है, सिर्फ आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2.25 आया है अगर पोटेशियम पेशेंट का, तो कितने मिलीक्वेंट आपको उसे देने की जरूरत है, या कैल्शियम आपका कितना आया है तो आपको उसे कितना देने की जरूरत है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यही सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आज आपको ये वीडियो एबीजी देखना आ गया होगा इस वीडियो से। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।